पहुंचाते रहेंगे, जरूरी सूचनाएं हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए केबीएन 24 और ज्यादा सूचना के लिए वीडियो को अवश्य देखें। आप तक ये वीडियो इसलिए पहुंचाइए कि सस्पेंस बना हुआ था लोगों के बीच कि चुनाव कब होंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी। इस कास्ट की है, वहाँ BCA है या शेड्यूल कास्ट है, ज़्यादा आबादी जिनकी है उसके अनुपात में उसको वहाँ से उस तरीके से उसका जो प्रधान का जो पद है वहाँ तय होगा। वो इस तरीके से चुनाव होता है। तो जो BCA और शेड्यूल कास्ट में जिसकी आबादी ज़्यादा है उनको यहाँ की सीट का जो प्रधान का जो पद है उसके लिए आरक्षित होगा। जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिस प्रकार BJP की बात करें आप या कांग्रेस की बात करें या इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, अभी इन दलों ने स्पष्ट रूप से अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या वो अप्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ उम्मीदवार होंगे उनका साथ करेंगे, विरोध करेंगे। चूँकि उस दिन रविवार है और उससे पहले दिन शनिवार है, इसके मद्देनज़र सोमवार का जो दिन है औपचारिक रूप से जिस प्रकार की हिदायतें सरकार की हैं, सोमवार को कलायत के SDM देवेंद्र शर्मा कलायत नगर पालिका का जो कार्यभार और पदभार है उनको संभालेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 24 और हम आपके साथ रणदीप धानिया। अगर बात की जाए चुनावों की, जैसे कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर भी राजनीति गर्मा गई है। अगर स्थानीय निकाय चुनावों की बात की जाए कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, नगर पालिका और जो परिषद हैं उनके चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ होगा? क्योंकि 2023 के अंदर ये नगर पालिका चुनाव होंगे और 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसको लेकर जो राजनीति है वो गर्मा गई है। फिलहाल क्या कुछ रहेगा? क्या जो नगर पालिका के चुनाव होंगे, परिषदों के चुनाव होंगे, क्या कौन सी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, वो सीधा सा जवाब जानने के लिए फिलहाल मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी हैं। रणवीर धानिया जी, अगर आपसे बात की जाए, देखिएगा कि राजनीति की बात की जा रही है, यहाँ कर्नाटक के बाद हरियाणा के अंदर पहला चुनाव यानी नगर निकाय जो चुनाव होने जा रहा है, किस प्रकार से आप देखते हो? हाँ देखिए रणदीप, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे कर्नाटक का चुनाव हुआ और जो कोई भी राजनीतिक दल है उसके बड़े टारगेट जो राजनीति के होते हैं वो विधानसभा चुनाव हैं या लोकसभा चुनाव हैं या फिर वो पंचायतों के चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है या फिर वो निकाय चुनाव है। जिस प्रकार जिस मुद्दे पर आप बात करें कि हरियाणा में निकाय चुनाव अब होने जा रहे हैं, 2023 के निकाय चुनाव नज़दीक हैं और जिस प्रकार आप उनके स्वरूप की बात करें कि जो निकाय चुनाव है हरियाणा में, हरियाणा जैसे कलायत की अगर हम यहाँ से बात करें तो कलायत सहित जो 22 नगर पालिकाएँ हैं और 3 निगमों के चुनाव भी होने हैं। तो जो पूरा जो राज्य चुनाव आयोग है, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है, चाहे उनसे संबंधित जो विभाग हैं, वो इन दिनों चुनावों की तैयारी में हैं। उनके द्वारा चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए अपना होमवर्क पूरा किया जा रहा है और निरंतर अपडेट अब उस चुनाव को लेकर, चाहे वो वोटर लिस्ट है, चाहे वो वार्डों का, चाहे वो परिसीमन है, चाहे वहाँ पार्षदों की जो सीटें हैं वो तय करनी है या वहाँ की जो EVM से जैसे चुनाव होने जा रहा है कि उसके लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता रहेगी या कितने वहाँ बूथ होंगे, किस तौर तरीके से वहाँ चुनाव कंडक्ट होगा, इनकी जो तैयारियाँ हरियाणा में चल रही हैं और ताज़ा जिस प्रकार अपडेट की आप बात जानना चाहते हैं। और दूसरा मैं बता दूँ कि जो निकाय जो चुनाव हैं, जो शहरी स्थानीय विभाग के आयुक्त और सचिव हरियाणा सरकार विकास गुप्ता ने हाल ही में अभी आदेश जारी किए हैं, उनमें कलायत सहित 16 नगर पालिकाओं की जो कार्यकारिणी है जिनका चुनाव 2023 निकट भविष्य में है, उनको क्योंकि वो भंग होने जा रही हैं, उसके दृष्टिविगत जो HCS अधिकारी हैं हरियाणा के या IAS अधिकारी हैं, उनको नगर पालिकाएँ हैं उनका प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। और जो 16 ऐसी नगर पालिकाएँ हैं उसमें कलायत है, सिवानी है और लोहारू है, जुलाना है, तावड़ू है, खरखोदा है, हथीन है, बेरी है, इंद्री है, नीलोखेड़ी, भवानीखेड़ा, अटेली मंडी, कनीना, फरूक नगर, कलानौर और नारनौंद की जो नगर पालिकाएँ हैं, इनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो निकट भविष्य में वो पूर्ण होने जा रहा है। इसके मद्देनज़र विकास गुप्ता द्वारा इन नगर पालिकाओं के प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया गया है और आदेश भी वो जारी हुए हैं जिनमें इन प्रशासकों की जो नियुक्ति है कि कौन अधिकारी
किस जगह का वो जो पालिका है उसकी जिम्मेवारी संभालेगा। और अगर समुचित रूप से मैं बात करूं कि जहां नगर पालिकाएँ हैं और उस नगर पालिका मुख्यालय पर वहीं संबंधित, जैसे कलायत है कि कलायत सब डिवीज़न भी है और कलायत नगर पालिका भी है, तो कलायत के जो एसडीएम हैं देवेंद्र शर्मा, कलायत के एसडीएम देवेंद्र शर्मा को कलायत नगर पालिका का प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी हुए हैं। और जो कलायत नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो 18 जून 2023 को पूरा होने जा रहा है। चूँकि उस दिन रविवार है और उससे पहले दिन शनिवार है, इसके मद्देनज़र सोमवार का जो दिन है औपचारिक रूप से जिस प्रकार की हिदायतें सरकार की हैं, सोमवार को कलायत के एसडीएम देवेंद्र शर्मा कलायत नगर पालिका का जो कार्यभार और पदभार है उनको संभालेंगे। और इसी तरह जो हरियाणा की जो दूसरी नगर पालिकाएँ हैं, चाहे वो सिवानी है, चाहे लोहारू है, जिन नगर पालिकाओं का जो क्षेत्र है अगर वो सब डिवीज़न क्षेत्र नहीं है तो उसके साथ का जो सब डिवीज़न क्षेत्र है उसके साथ जिस भी वो सब डिवीज़न में आती हैं वहाँ के या तो वहाँ के एसडीएम और या फिर उससे संबंधित जो डीएमसी हैं, आईएएस जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारियों को भी जो पालिकाओं का जो प्रशासक है उनकी जिम्मेवारी जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है वो सौंपने जा रहा है। तो जो ये 16 नगर पालिकाएँ हैं, इन 16 नगर पालिकाओं का जिस प्रकार कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है और उससे पहले ही आदेश आ गए हैं और उसमें ये आदेश दिए गए हैं कि जो प्रशासक नियुक्त होंगे वो जब तक ये चुनाव कंडक्ट होता है और जब तक नवनिर्वाचित पार्षद और प्रधानों की पहली बैठक होती है तब तक जो ये प्रशासक हैं ये उस प्रशासक के तौर पर इन पालिकाओं की जिम्मेवारी संभालेंगे। रणदीप, देखिए 22 नगर पालिकाओं की हम बात कर रहे थे जी 6 नगर पालिका रहेगी, तो हाँ ये किस प्रकार से रहेंगे 6 नगर पालिका जो रहेगा? अगर की जाए तो शायद वो भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, देखिए जो जिला कैथल की अगर बात करें तो जिला कैथल की जो पुंडरी नगर पालिका है वो भी यहाँ प्रशासन उस तरह की तैयारियों में भी पीछे की जिस प्रकार अपडेट रही कि वो इन नगर पालिकाओं के साथ चुनाव करवाने के लिए प्रशासन अपनी रूपरेखा तैयार करता रहा है। लेकिन जिस प्रकार आप 6 नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं, उनमें कुछ नगर पालिका ऐसी भी हैं जो पहली बार वो गठित होने जा रही हैं और जहां मौजूदा कार्यकारिणी वहां काम नहीं कर रही, तो उन परिस्थितियों में वहां एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी ही वहां एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो वहाँ जिस प्रकार आपने ये 16 और 22 की बात करी, तो 16 ये वो नगर पालिकाएँ हैं जिनमें मौजूदा कार्यकारिणी काम कर रही हैं और उनका जो 5 वर्ष का जो टर्म है वो पूरा होने जा रहा है। वहाँ इन प्रशासकों की नियुक्ति, कुछ नगर पालिकाएँ हरियाणा में ऐसी भी हैं जो हाल फिलहाल में अस्तित्व में आई है, तो उनके प्रशासक पहले से ही वो काम कर रहे हैं, तो वो जिम्मेवारी उधर की संभालेंगे। और जो ऑल ओवर की अगर हम बात करें कि 22 नगर पालिकाओं और जो परिषद हैं उनके चुनाव को कंडक्ट करवाने के लिए, चाहे वो राज्य चुनाव आयोग है, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है, चाहे वो संबंधित जिलों के डीसी हैं, चाहे वो डायरेक्टर स्थानीय निकाय विभाग है और प्रदेश सरकार हैं, तो उन चुनावों को कंडक्ट करवाने के लिए जितने वहाँ बूथ होते हैं, जैसे कलायत नगर पालिका की अगर बात करें तो कलायत नगर पालिका में 13 बूथ हैं, यानी कि 13 पोलिंग स्टेशन होंगे। तो 13 पोलिंग जो स्टेशन हैं वहाँ ईवीएम के द्वारा मतदान होगा। 13 वार्ड हो गए, 13 वार्ड हैं और 13 ही बूथ होंगे। अगर यहाँ के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ जो बूथ हैं वो बूथों की संख्या उनसे ज़्यादा रहती है उसकी तुलना में। तो जो नगर पालिका की जो प्रक्रिया जिस तरीके से लोकल बॉडी या राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ चुनाव कराता है, तो 13 यहाँ पोलिंग स्टेशन होंगे और 13 पोलिंग स्टेशनों पर जो कलायत के 13 वार्डों के जो मतदाता हैं वो अपने संबंधित वार्ड में वो मतदान करेंगे। और जो मतदान का जो स्वरूप जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं कि ये लगभग 4 दशक से अधिक पुरानी ये नगर पालिका है और यहाँ जो नगर पालिका का जो चुनाव है, यहाँ जो प्रधान है वो यहाँ की जनता अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वो जनता पार्षद को चुनती है और पार्षद प्रधान का चयन करते हैं। इस तरीके से यहाँ चुनाव होते आए हैं। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो सीधे तौर से यहाँ प्रधान चुना जाएगा और जब सीधे तौर से प्रधान चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक मतदाता है वो अपने 2 मतों का इस्तेमाल करता है। वो एक वोट अपने एमसी का जो वहाँ उम्मीदवार उसके लिए कास्ट करता है
और दूसरा जो वोट है वो प्रधान पद के लिए डालता है। इस प्रकार का ये चयन होता है। और यहाँ ये इसको हम प्रत्यक्ष, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष किस प्रकार प्रधान चुने जाते हैं, इसको प्रत्यक्ष प्रणाली इसको कहा जाता है कि जब लोग सीधे तौर से अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो पहली बार कलायत की नगर पालिका में यहाँ की जनता सीधे तौर से अपना प्रधान चुनेगी। जी, देखिएगा कि अगर नगर पालिका कलायत की बात की जाए, फिलहाल अभी तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कम्युनिटी की जो प्रधानगी आएगी। फिलहाल अभी ड्रा तो हुआ नहीं है जी, लेकिन किस प्रकार से रहेगा ड्रा, वो किस प्रकार से सरकार की जो नियम है, योजना किस प्रकार से रहेगी? देखिए, जो पहले का जो स्वरूप रहा है चुनाव करवाने का और जो पहले की कार्य योजना जो रही है, उसमें ड्रा अलॉट होता है कि जो जिस प्रकार चुनाव होना है कि उन नगर पालिकाओं में जितनी सीटें रिजर्व होती हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, और जिस प्रकार अभी नया जो संशोधन हुआ BCA के लिए, चाहे उनकी बात है चाहे महिलाओं की बात है, तो अब तक ड्रा के माध्यम से प्रधान पद का जो पद है उसकी स्थिति साफ होती आई है कि कलायत नगर पालिका है या कलानौर है या वहाँ, कि वहाँ का प्रधान कौन होगा या वहाँ किसके लिए सीट आएगी। इसका जो प्रारूप इस बार जो तैयार किया गया, इसके जो नियम इस प्रकार बनाए गए हैं वो चक्रानुक्रम के अनुसार होंगे। चक्रानुक्रम के अनुसार उसमें ये जो विधि उसकी रहेगी कि अगर कोई नगर पालिका है या पूरे प्रदेश की नगर पालिकाएँ हैं, उनमें अगर आपकी मान ली जाएगी 22 नगर पालिकाएँ हैं, तो 22 नगर पालिकाओं में जो सीटें BC के लिए रिज़र्व हैं और जो सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व हैं, तो उनका जो वहाँ कोटा बनता है उन सीटों में से, तो जिस नगर पालिका क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी जिस कास्ट की है, वहाँ BCA है या शेड्यूल कास्ट है, ज़्यादा आबादी जिनकी है, उसके अनुपात में उसको वहाँ से उस तरीके से उसका जो प्रधान का जो पद है वहाँ तय होगा। और उन सीटों को रिजर्व करने के बाद एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार अगर ये मान लिया जाए कि कलायत जो नगर पालिका है कि उसमें कलायत नगर पालिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जनरल की है और उसके बाद BC की अगर वहाँ पॉपुलेशन है और उसके बाद शेड्यूल कास्ट की है, तो इस कैटेगरी में अगर लिया जाए तो चक्रानुक्रम से तो जनरल कास्ट को यहाँ का प्रतिनिधित्व मिलता है प्रधान पद के लिए। और दूसरा, जब अगली बार की बात करें, चक्रानुक्रम का मतलब ये है अगर इस बार जनरल का जो पद, जो जनरल कास्ट के लिए वहाँ प्रधान का जो पद है उसको वहाँ तय किया जाता है, तो अगली बार उससे नीचे की जो पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पर जिनकी आबादी ज़्यादा है, अगली बार उनका वहाँ पद रहेगा वहाँ, और फिर उसके बाद जो तीसरा है उनके बाद वो पद रहेगा। लेकिन इसमें अभी ये सस्पेंस भी बना हुआ है कि जो मौजूदा की हम बात करें तो कलायत नगर पालिका में मौजूदा हालातों में जनरल सीट है ये जी। तो अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है या स्थानीय निकाय विभाग है, अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि जो सरकार है, सरकार उसको उनकी राउंड को मानकर चुनाव करवाती है। क्या ऐसा अपनाया जाता है कि जनरल है, जनरल का टर्न वो आ चुका है और उसके बाद की कास्ट की आबादी सर्वाधिक किसकी है, फिर उनकी, और उसके बाद तीसरी। अगर इस तरीके से चुनाव होता है तो जो BCA और शेड्यूल कास्ट में जिसकी आबादी ज़्यादा है उनको यहाँ की सीट का जो प्रधान का जो पद है उसके लिए आरक्षित होगा। और जो ये आबादी की जो गणना है कि आबादी का पैमाना कैसे हो, कि उसको कैसे ये मानना जाए कि ये आबादी यहाँ कितनी है, कि वहाँ की जो वोट हैं, वहाँ किस कास्ट के कितने वोट हैं, उनको मल्टीप्लाई 140% अगर वहाँ का वोट जो भी वहाँ की वोट संख्या है उसको उसका 140% जो निकलता है वो वहाँ की आबादी होती है। फिर भी उसको और ज़्यादा चेक करने के लिए जो परिवार पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र से उनका डाटा लिया जा रहा है कि कलायत नगर पालिका क्षेत्र में किस जाति की आबादी कितनी है, उसको जानने के लिए परिवार पहचान पत्र का डाटा जिला मुख्यालय से लिया जा रहा है। और उस आबादी में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसके अनुसार जो सरकार है अपनी स्लैब बनाएगी और उसके बाद ही
जो प्रधान पद की जो स्थिति है जी, जी। जिसको लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, उसका फैसला होगा कि यहाँ का जो प्रधान पद है वो किसके लिए है। तो कैद की बात की जाए ना तो जी अभी ड्रा भी नहीं हुआ, लेकिन जो जनरल कैटेगरी की बात करें, जिस प्रकार से पहले भी चुनाव होते रहे और प्रधानगी इनके जो जनरल के हिस्से में आती रही है, लेकिन ड्रा से पहले ही जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो पहले ही अपने दावेदारी ठोक चुके हैं। उनको अगर बात की जाए कि अभी तो उनको पता भी नहीं है वो किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे फिर। हाँ देखिए, जो इस प्रकार की ये दावेदारियाँ हैं, ये अनौपचारिक इसको हम दावेदारी कह सकते हैं कि जो यहाँ आज अपने को भावी उम्मीदवार बताते हैं जी, जी। कि अगर चुनाव नगर पालिका का जो कंडक्ट होना है कि उसमें चेयरमैन के भावी उम्मीदवार वो होंगे, वो संभावना के ऊपर वो उम्मीदवार आए हैं। और वो भावी उम्मीदवार भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो सीट जनरल होती है तो उन परिस्थितियों में वो अपनी दावेदारी वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ का स्वरूप बदलता है, अगर वो चाहे BCA के लिए वो सीट रिजर्व होती है या शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उन परिस्थितियों में वो जो दावेदारी है, वो दावेदारियाँ उनको अपना जो पाँव है वो पीछे हटाना पड़ेगा निश्चित रूप से। और ये एक प्रक्रिया भी है, क्योंकि जिस वर्ग के लिए जो सीट वो तय की जाती है, अब जो कोई अभी मुख्य रूप से जिस प्रकार आप चर्चा कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि उनमें मुख्य रूप से जो जेंट्स हैं उनकी ही दावेदारी है। तो ये भी संभावित है कि वो सीट महिला के लिए भी हो सकती है। तो जो भावी उम्मीदवारों की जो आप बात कर रहे हैं, अभी वो एक कयास हैं, अभी वो भावी उम्मीदवारी है। औपचारिक उम्मीदवारी जब कोई व्यक्ति नामांकन कर देता है, औपचारिक रूप से वो उम्मीदवार बन जाता है। और चुनाव में ये एक प्रक्रिया भी है कि जो लोग आवेदन करते हैं और आवेदन के बाद अपने आवेदन वापस लेने की या नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया भी होती है। और वो लेने के बाद तो जो प्रशासन है वो एक सूची डिस्प्ले करता है, उसको हम नोटिफिकेशन कहेंगे उम्मीदवारों का। वो ये तय कर देता है कि जो ये उम्मीदवार हैं, सर्टिफाइड उम्मीदवार हैं, ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद जब चुनाव से अपना जो नामांकन विड्रॉल करने की तिथि भी समाप्त हो जाती है, चाहे वो जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामांकन विड्रॉल नहीं किया, वैसे उन्होंने अनौपचारिक रूप से वहाँ एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से रिकॉर्डली वहाँ उनकी उम्मीदवारी फिर भी कायम रहती है। 16 नगर पालिका की बात की है, प्रक्रिया की बात की जाए तो कब शुरू होने जा रही है फिलहाल अभी? हाँ, प्रक्रिया देखिए, जिस प्रकार 16 नगर पालिकाओं के प्रशासक नियुक्त किए हैं, उनमें मुख्य रूप से SDM हैं, संबंधित क्षेत्रों के, या पालिकायुक्त हैं, या उनके साथ के लगते जो दूसरे अधिकारी IAS अधिकारियों को भी ये जिम्मेवारियां मिली हैं। तो जिस तरह से जिस तरीके से वहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर हरियाणा की बात की जाए कि सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात, फिलहाल चर्चा यही है कि पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर भाजपा की बात की जाए, ये चर्चा लोगों के बीच है कि ये पार्टियां सिंबल पर नगर पालिका चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से चुनाव हुए उसको लेकर BJP की बात की जाए तो वो भी घबरा गई है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, क्या सिंबल पर लड़ेगी? हाँ देखिए, जो ये निकाय चुनाव है, जिस प्रकार आपने भी बोला कि जो निकाय चुनाव है, ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 का इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है सियासी भाषा में। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो पार्टियां कई एंगल पर अपनी रणनीति बनाएंगी। तो जिस प्रकार आपने बताया कि आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है, ये घोषणा की है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सिंबल पर चुनाव वो अभी मैदान में आए हैं। और उसके बाद हरियाणा के अगर प्रमुख दलों की बात करें, चाहे भाजपा जसपा गठबंधन के दल हैं, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है, चाहे और राजनीतिक दल हैं, वो इसका उनकी रणनीति क्या रहेगी, अभी इसके ऊपर कयास हैं। पार्टियां ये अपना सर्वे करेंगी कि क्या ये जो चुनाव परिणाम हैं उनके पक्ष में आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो ये मानता है कि जो निकाय चुनाव है उनके पक्ष में रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो पार्टी राजद में टिकट दी थी। हाँ बिल्कुल जो जिस प्रकार के आप चुनाव की बात कर रहे हैं, उस दौरान की पार्टी की रणनीति ये थी कि जो पार्टी की जो जिला कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी ये डिसीजन करे कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं
या वो चुनाव में नहीं जाना चाहते, तय करते हैं। क्योंकि अगर ये चुनाव की बात की जाए तो ये चुनाव और विधानसभा लोकसभा पर काफ़ी असर डालेगा अगर इनकी पार्टी अगर टिकट दे देती है फिर भी। हाँ बिल्कुल, ये शहरों, जिस प्रकार ग्राम पंचायतें गाँव की सरकार है, ये शहरों की सरकार हैं, और शहरों की जिस प्रकार आपने जिस विषय पर आप बात करें कि वो असर डालेंगी, और जिस प्रकार कुछ दल हैं उनको मुख्य रूप से ये माना जाता है कि वो शहरी दल हैं, और जिन दलों को ऐसा माना जाता है कि वो शहरी दल हैं, अगर उनके पक्ष में ये नतीजे नहीं आते तो जो आने वाला जो चुनाव है उसमें उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस चुनाव के इसके ऊपर उनकी उम्मीद के अनुरूप इसके नतीजे नहीं होंगे, तो वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है, वो सत्तारूढ़ दल हमेशा ये प्रयास करता है कि जो नतीजे हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं या उनके समर्थित जो लोग हैं वो चुनाव जीतें। तो इसलिए वो डिसीजन क्या होगा, अभी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिस प्रकार बीजेपी की बात करें आप, या कांग्रेस की बात करें, या इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, अभी इन दलों ने स्पष्ट रूप से अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या वो अप्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ उम्मीदवार होंगे उनका साथ करेंगे, विरोध करेंगे। तो वो तासीर ज़मीन देख रहे हैं कि वहाँ का मान लो दो थर्मामीटर पर वो चेक कर रहे हैं कि माहौल कैसा है। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से स्थानीय निकाय चुनाव की बात हम कर रहे थे और जो अपडेट लगातार हम आपको केबीएन 24 के माध्यम से दे रहे थे कि कब चुनाव होगा, किस प्रकार की जो प्रक्रिया सरकार अपनाएगी, उसको लेकर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी थे। उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि किस प्रकार की प्रक्रिया सरकार अपनाने जा रही है और जो भावी उम्मीदवार रण क्षेत्र में आए हैं, नहीं जो चुनावी क्षेत्र में आए हैं, उनकी स्थिति और उनको थोड़ा सा बताने के लिए भी हम आए थे कि किस प्रकार के हालात आएंगे, क्या किस प्रकार की योजना सरकार लेके आ रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, या जो अगर कैटेगरी की बात की जाए एससी की आएगी या फिर बीसीए की आएगी, जनरल की आएगी। फिलहाल इस पे सस्पेंस बना हुआ है। जो सरकार की प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू हो जाएगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और राजनीतिक दलों की बात की जाए, क्या सिंबल पे लड़ेगी चुनाव जो पार्टियां हैं फिलहाल, या नहीं लड़ेगी, फिलहाल वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो चुनाव जो स्थानीय निकाय चुनाव है या प्रसिद्ध चुनाव है वो सिंबल पर लड़ेगी। जरूरी सूचनाएं हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए केबीएन 24 और ज़्यादा सूचना के लिए वीडियो को अवश्य देखें। आप तक ये वीडियो इसलिए पहुंचाइए कि सस्पेंस बना हुआ था लोगों के बीच कि चुनाव कब होंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी। इस वीडियो के अंदर आपके जो ये बताना चाहते, जो आपके जहन में जो सवाल उठ रहे थे, उनका जवाब इस वीडियो के अंदर है, आप अवश्य देखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, केबीएन 24। जी नमस्कार।